हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो पर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी कैन नॉट इशू। एक कंपनी जो है वो क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि है रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स को कभी भी इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज द एवरेज ऑफ। अब जो शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो किसका एवरेज होती है? पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, इंट्रिंसिक और पार वैल्यू का, इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू, या फिर पार वैल्यू और यील्ड वैल्यू की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेयर वैल्यू की कि उसका किसका एवरेज होती है, तो ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का एवरेज, जो कि हमें बताता है किसी भी शेयर की फेयर वैल्यू को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है पर्पस। द बेसिक पर्पस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना, इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट्स देखना, इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज देखना, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ये हमें बताता है फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाता है। इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, और ना ही असेट्स को देखना, लायबिलिटीज को देखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी, जो कि है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें वर्किंग कैपिटल देखी जाती है, यानी कि दो बैलेंस शीट की वर्किंग कैपिटल को आपस में उनको डिफ्रेंशिएट करके देखा जाता है, यानी कि दो बैलेंस शीट ली जाती हैं, ठीक है, एक स्टार्टिंग की और एक एंड की, यानी कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। दो बैलेंस शीट देखी जाती हैं 2 ईयर की, फिर वहां पे उन दोनों की वर्किंग कैपिटल को आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवरेज रेशो। अब आपको पता होना चाहिए लिवरेज रेशो हमारा क्या इंडिकेट करता है? डेट इक्विटी रेशो को, करंट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, या फिर इन्वेंट्री रेशो को। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री रेशो, वो सॉरी लिवरेज रेशो जो होता है वो हमारा डेट इक्विटी रेशो को बताता है। और डेट इक्विटी रेशो हमारा किस लिए काम आता है? ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं या लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डेट इक्विटी रेशो इज सॉल्वेंसी रेशो, यानी कि डेट इक्विटी रेशो जो है क्या वो सॉल्वेंसी रेशो कहा जाता है। ROI मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, लो गियरिंग इज प्रिफरेबल टू हाई गियरिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशो को हम सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं, और इसलिए कहा भी जाता है कि सॉल्वेंसी रेशो होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको मेजर करने के काम आता है। ROI मेजर करता है हमारी, यानी कि ROI की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर आपको इसको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है। फिर आता है यहाँ पर लो गियरिंग इज प्रेफरेबल टू हाई गियरिंग। जो हमारा गियरिंग रेशो होता है वो लो हमारे लिए बेटर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। अब जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो किससे इंडिकेटेड होती है? देखो ऊपर जो हमने ऑप्शंस पढ़े थे आप उसी से यहाँ पे पता लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस में है रेट ऑफ रिटर्न, लिक्विड रेशो, डेट इक्विटी रेशो, और कैपिटल गियरिंग रेशो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है, यानी कि डेट इक्विटी रेशो, जिसको सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ROI रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर द फॉलोइंग। अब ROI रेशियो जो होता है हमारा क्या कैलकुलेट करने में या मेजर करने में हेल्प करता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस,
अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ बिजनेस, या फिर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री लेवल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की जो नेट असेट्स होती है उसकी अर्निंग पावर को चेक करने के काम आता है हमारा ROI रेशियो। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंट्स अ पोटेंशियल यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल के यूज में आते हैं, उनके पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करते हैं। गुड अमोर्टाइजेशन, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट लॉस, या फिर नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ शेयर डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से कौन सा नॉर्मली पेड नहीं होता हमारा वर्किंग कैपिटल से। पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, या फिर पेमेंट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हमारा वर्किंग कैपिटल से पेड नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड्स। इसमें से कौन सा फ्लो ऑफ फंड में हेल्प करता है। एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, या फिर रिटर्न ऑफ गुडविल। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ फर्नीचर। ये हमारा फ्लो ऑफ फंड्स होता है, क्योंकि देखिए हम अगर हम फर्नीचर को परचेस करेंगे तो हम इसका पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो जो फंड है उसका फ्लो होगा, यानी कि फंड जाएगा हमारे पास से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स। ऑप्शंस देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इश्यू ऑफ शेयर, या फिर लॉन्ग टर्म रेज्ड लोन रेज्ड। अब देखिए यहाँ पर फंड्स की बात करें कि कौन सा फंड यहाँ पे नहीं है, फंड सोर्सेज नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, जबकि प्रॉफिट अर्न भी हमारा सोर्स बता रहा है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से भी अगेन हमारे पास फंड आएगा, और लॉन्ग टर्म लोन रेज करने से भी फंड आएगा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। अब कैश जो हमें ऑपरेशन से मिलता है वो किसके बराबर होता है। नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। थर्ड ऑप्शन है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स। डी ऑप्शन है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें ऑपरेशन से कैश मिल रहा है तो हमें बताना होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नेट प्रॉफिट प्लस जब इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ डिक्रीज इन करंट असेट्स करेंगे, तब ये हमारा इक्वल होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। यानी कि अब यहाँ पे बात की कर रहे हैं हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द बैलेंस शीट, द इनकम स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा बैलेंस शीट भी शो करता है, इनकम स्टेटमेंट भी, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। अब असेट्स का क्लासिफिकेशन कौन सा है, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स एंड कंटिजेंट असेट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज।
अगेन ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि ये तीनों ही क्लासिफिकेशन है हमारे एसेट्स के। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स नोन एज। अब जो फिक्टिशियस असेट्स हैं वो क्या एसेट्स वो क्या कहलाते हैं? करंट असेट्स को बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, क्लोडिंग एक्सपेंडिचर या फिर फ्लोटिंग एक्सपेंडिचर को। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें फिक्टिशियस असेट्स की तो राइट आंसर होगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, जिसको हम फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स कंसिस्ट। अब फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? प्राइमरी एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही चीज़ें हमारे फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट होती हैं। फॉर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के क्या फॉर्म होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की बात की जा रही है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और ऑल ऑफ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तब बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट अगर ट्रेडिंग कंपनी है तब बनाया जाता है, लेकिन हम इंक्लूड ये सभी चीज़ें करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। अब हमें मेथड बताने हैं एनालिसिस करने की और इंटरप्रिटेशन करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो हमारे मेथड हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज या इंटरप्रिटेशन करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेड एनालिसिस के थ्रू और डिफरेंट रेशियोज के थ्रू भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसा है, हमारा सॉल्वेंसी कैसी है, हमारी लिक्विडिटी कैसी है। ये सारे डिफरेंट रेशियोज होते हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि AS3 इज रिलेटेड विद। तो ये आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे, ठीक है। तो आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आप सारे लर्न कर लीजिए। पर्टिकुलर इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी बना के रखा हुआ है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर आप कर लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप सर्च करके देख सकते हैं ये, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑप्शंस हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टॉक वैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन। तो देखिए 3 की बात की जा रही है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय। अब जो रिवाइज्ड हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वो किसने इशू किया था? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या फिर कंपनी ने। तो फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जब इशू किया गया था, मतलब रिवाइज करके, तो उसको इशू किया था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर। अब कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, कैश पेमेंट फॉर ओवरहेड्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अगेन देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि फ्रेंड्स कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है और ये सारी ही चीज़ें हमारी क्या हैं उससे कंसर्न है करती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ करंट असेट्स फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म्स, यानी वर्किंग कैपिटल हमारा ये बताता है कि जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उसके थ्रू हमारी करंट असेट्स फाइनेंस की गई है। तो इसके अंदर क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, आपको बताना है। ऑप्शन हैं 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट या फिर नाइदर ऑफ द 2 इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, क्योंकि इसमें नेट वर्किंग कैपिटल को भी इंक्लूड किया जाता है और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को भी इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी मेनली कंसर्न विद। अब जो डिविडेंड पॉलिसी है किसी कंपनी की वो मेनली किससे कंसर्न होते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो से, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड से। तो फ्रेंड डिविडेंड पॉलिसी की बात की जा रही है तो ये हमेशा कंसर्न रहेगी डिविडेंड पे आउट से, क्यों पे आउट की सिचुएशन है या कंडीशन है वो किस तरह से चल रही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, और किसी भी तरह का आपको फिर भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग प्रोफेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ कैश फॉर आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू आपको ये देखना है, तो देखिए ऑप्शंस हैं कैश फ्लो इनफ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, कैश इनफ्लो फ्रॉम डिविडेंड इनकम, कैश आउटफ्लो टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग प्रोफेशंस की बात की जा रही है जिसमें ये कंसिडर करते हैं कैश को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है कैश आउटफ्लो टू एक्वायर फिक्स एसेट्स है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि FASB, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश फ्लो फ्रॉम अ फाइनेंस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन से फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कंसर्न है ये हमें बताना है FASB के थ्रू। कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस, बी ऑप्शन है कैश आउटफ्लो टू शेयर होल्डर्स एट डिविडेंड्स, सी है यहाँ पे कैश आउटफ्लो टू लैंडर्स एज इंटरेस्ट, या फिर डी है कैश आउटफ्लो टू परचेज बॉन्ड्स इशूड बाय द अनदर कंपनी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम FASB की बात करते हैं और उसके कंसर्न में फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं कैश फ्लो की, तो उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कैश आउटफ्लो को इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एज ए डिविडेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा बी वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है on an accounting statement of cash flows an increase or decrease in cash and cash equivalent appear as। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बात करें हम कैश फ्लोज की, इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो किस तरह से शो की जाती है। अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या फिर अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, या फिर नन ऑफ द अबव। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की थ्रू यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा हमारा अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि फ्रेंड जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट है वो वहाँ पे एक्टिविटीज से कंसर्न होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फंड्स इंक्लूड एन। अब जो फंड्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं यूजेस ऑफ फंड्स के लिए वो कौन कौन से, डिक्रीज इन कैश होंगे, इंक्रीज इन एनी लाइबिलिटी, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, या फिर टैक्स रिफंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, ठीक है। यूजेस ऑफ फंड हमारे हेल्प करते हैं इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन अ कैश बजट। अब इसमें से कौन सा कैश बजट में इंक्लूड किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्जेस, डिविडेंड्स, गुडविल, या फिर पेटेंट अमोर्टाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे कैश बजट की बात की जा रही है जो कि इंक्लूड करेंगे, तो कैश बजट में यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पे कैश बजट में हम इंक्लूड करेंगे, जबकि डेप्रिसिएशन चार्जेस, गुडविल और पेटेंट अमोर्टाइजेशन ये कुछ भी कैश बजट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि किसी भी सोर्सेज को एग्जामिन करना, ठीक है, एग्जामिन करना और फिर उसका यूज़ करना, वो हमारा किसका पार्ट होता है, फोरकास्टिंग टेक्निक का, फंड्स फ्लो एनालिसिस का, रैशनल एनालिसिस का, या फिर कैलकुलेशन फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट का। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ये हमारा पार्ट होता है फंड फ्लो एनालिसिस का। जब भी हम किसी भी सोर्सेज की और उसके यूजेस की बात करते हैं फंड स्टेटमेंट के, तो वो ये हमारा बताता है कि हम फंड फ्लो एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म। अब इसमें से कौन सा हमारा कैश आउटफ्लो नहीं है फर्म के लिए? डेप्रिसिएशन, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट या फिर टैक्सेस। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैश आउटफ्लो की बात की जा रही है, तो कैश आउटफ्लो देखिए डिविडेंड भी हमारा कैश आउटफ्लो से कंसर्न है, इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे तब भी कैश आउटफ्लो होगा, टैक्सेस देंगे उसके थ्रू भी हमारा कैश आउटफ्लो होगा, जबकि डेप्रिसिएशन में हमारा कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, ये हमें आपको पेमेंट करना है, ये पेमेंट करना है, ये पेमेंट करना है, इन सबको पेमेंट करने में आपके पास से क्या गया? कैश गया, जबकि डेप्रिसिएशन में आपसे कोई कैश नहीं गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ यूज ऑफ फंड। अब इसमें से कौन सा हमारा यूज ऑफ फंड की तरह कंसिडर किया जाता है? अ डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, अ डिक्रीज इन कैश, एन इंक्रीज इन अकाउंट पेबल या फिर एन इंक्रीज इन कैश। तो यहाँ पे यूज ऑफ फंड की बात की जा रही है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम किसी फंड को यूज़ करते हैं तो देखिए हमारे अकाउंट रिसीवेबल में किसी भी तरह का डिक्रीजमेंट नहीं होता, कैश में डिक्रीज नहीं होता और अकाउंट पेएबल हमारे इंक्रीज नहीं होते। सिर्फ कहाँ पे हमारे चेंजेस आते हैं कि हमारे कैश में इंक्रीजमेंट होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।